गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ज्योग्राफी में क्या देखेंगे तो भारत की नदियों के बारे में शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग भारत का परिचय और भारत का जो भौतिक स्वरूप है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे भारत के नदियों के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गौमुख के निकट से गंगोत्री हिमानी से गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। और अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी यानी अलकापुरी हिमनद में है। और अलकनंदा में महासीर नामक मछली पाई जाती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर पहाड़ी पर जाती है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के पास पड़ता है। देवप्रयाग में क्या होगा, अलकनंदा एवं भागीरथी नदी जब आपस में मिलेगी तब उसका नाम देवप्रयाग पड़ेगा। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो कैसे नाम पड़ा, दो धाराएं निकलती हैं। एक अलकनंदा है, शुरू से ही अलकनंदा है। अलकनंदा में भिन्न भिन्न नदियाँ मिलेगी और उसका अलग अलग नाम होगा। एक इसी जैसे के नाम है, एक जगह पिंडर नदी मिलता है तो उसका नाम क्या पड़ेगा, कर्णप्रयाग। इसी तरह नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा में तो नंदप्रयाग। फिर अलकनंदा में जब अंत में कौन अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पर मिलेगी तो उसका नाम क्या पड़ता है तो देवप्रयाग। और वहीं से गंगा नदी का उद्गम स्रोत होता है। जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो इसे देखेंगे। अभी तो ये क्रैश कोर्स है तो इसमें इतना है। देखिए, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। तो बांग्लादेश में क्या नाम है इसका, गंगा का पद्मा। और भारत के पश्चिम बंगाल में तो हुगली यानी गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक बांग्लादेश में चली गई और एक भारत के पश्चिम बंगाल से होते हुए कोलकाता से आगे होते हुए हल्दिया से बंगाल की खाड़ी में जाएगी, जाकर मिल जाएगी। तो यह हुगली है। और जो बांग्लादेश में जाती है यह इसका नाम यहाँ पर पद्मा हो जाता है। और बांग्लादेश में जो भारत का कौन नदी ब्रह्मपुत्र जो असम होते हुए आता है वह तो वह भी बांग्लादेश में मिलता है। तो उसका नाम वहाँ पर क्या है, ब्रह्मपुत्र का जमुना। और जब दोनों मिलेंगे तो बन जाएंगे पद्मा। और पद्मा फिर आगे बढ़ने पर इसमें एक बराकर नामक नदी है या मेघना कहिए, वह मिलता है। तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा नदी, मेघना। और मेघना के नाम से ही यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो देखिए, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में यमुना के नाम से बहती है। और पावना के पूर्व गोलू डो घाट के पास पद्मा से मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहते हुए जब यह नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेघना इसमें आकर मिलती है। तब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। यानी कि यहाँ पर अब यह डेल्टा बनाएगी, चाबाकार का डेल्टा होगा। मेघना की सहायक बराक नदी जिसका उद्गम मणिपुर के माउंट जानपो पहाड़ी है वह भी इसमें मिलेगी। उसका तो क्या नाम पड़ता है, इसका मेघना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है। क्या नाम है उसका, चेमयुंगडुंग हिमानी से। कौन नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी। और यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है, मतलब यह हिमालय से पहले की नदी है और इसने क्या किया, अपने बहाव के कारण हिमालय को काट डाला। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दिबांग, कामेंग, लोहित, सुबनसिरी, भरेली, मानस, धनसिरी, दिया भरेली का नाम है। और पगला दिया, कोपिली, रैदाक आदि बहुत सारी नदियां हैं। और चंबल भी एक नदी है इसमें, मतलब यह गंगा नदी में मिलने वाली नदी है लेकिन गंगा में नहीं मिलेगी। यह कहाँ मिलती है, तो यह यमुना की सहायक नदी है। और यह कहाँ से आती है, तो ध्यान देखिए, चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है
यह 84 गौर यानी चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंसोरगढ़ चित्तौड़ के पास प्रख्यात चुलिया जलप्रपात है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। भारत एवं पाकिस्तान सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी और उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% ही उपयोग कर सकता है। किसका? इसमें 6 नदियां हैं, सिंधु है, फिर उसके बाद झेलम है, चिनाब है। ये 3 नदी पर पाकिस्तान का अधिकार हो गया है। उसके बाद में रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियां हैं जिस पर भारत का मुख्य रूप से अधिकार दिया गया था 1960 के समझौते के अनुसार। रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है जो इन दोनों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है। कौन? तो वंशधारा, जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं उड़ीसा में विस्तृत है। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जनापो से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जीरी, हलेश्वरी, सिंगला, लोंगई और सोनाई। बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 घोषित किया गया है। इस नदी पर तिहाई मुख्य बांध अवस्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम, उत्तर से दक्षिण, तो सबसे पहले महानदी उड़ीसा में, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और सबसे अंतिम 2 वैगई सबसे साउथ की नदियां हैं। इसी तरह प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार तो सबसे लंबी गोदावरी, उससे छोटी कृष्णा, फिर नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती आदि नदियां हैं। इसके बाद हम लोग नदी तथा इसका उद्गम स्थल देख लेते हैं। इसमें पहली नदी है सतलज। क्या नाम है इसका? सतलज। और संगम या मुहाना तो तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से इसका उद्गम है। और इसकी लंबाई कितना है? तो सतलज की लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर है। और यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। और चिनाब नदी भी सतलज में ही मिलती है नदी। और दूसरा सिंधु, तो तिब्बत में मानसरोवर के झील के पास से सानो खयाबाब हिमनद से इसका उद्गम स्थल है। और यह अरब सागर में अपना जल गिराती है और इसकी लंबाई 2800 किलोमीटर से अधिक है। और इसकी सहायक नदियाँ सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और गोमल, कुर्रम, फिर उसके बाद में आता है एक श्योक रिवर। सब बहुत सारी नदियाँ हैं जो इसमें अपना जल गिराती हैं। रावी, तो यह हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से यह निकलता है और यह चिनाब नदी में अपना जल गिरा देती है। आगे बढ़ते हैं। ब्यास, यह भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से ही इसका भी उद्गम स्थान है। और यह हरिके यानी कपूरथला के समीप सतलज नदी में ही मिल जाती है। यानी यह हिमाचल प्रदेश से आरंभ होकर पंजाब में ही खत्म हो जाती है और कुल्लू घाटी में बहते हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। झेलम नदी, तो यह बेडीनाग के समीप शेषनाग झील से यह निकलती है नदी और आगे यह चिनाब नदी में मिल जाती है। और श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। मतलब कि झेलम नदी जो डल झील है वह किस में, तो डल झील में पानी किसे मिलता है? तो झेलम नदी से ही मिलता है। गंगा, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी यानी समुद्र तल से 3900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, उससे यह उसका उद्गम स्थान है और यह बंगाल के खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसका लंबाई 2525 किलोमीटर है और गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। और यमुना नदी, तो इसका बंदरपुंज के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से उद्गम होता है और प्रयाग यानी इलाहाबाद में गंगा नदी से
मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों ही नदियाँ दक्षिण से यमुना में मिलती हैं। चंबल तो यह मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी सिंगार चोरी चोटी से इसका उद्गम स्थान है और इटावा से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में अपना जल सबमर्ज कर देती है। देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण तथा इसकी सहायक नदियां हैं काली, सीधे, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुरल, बमनी आदि। और यह क्या करती है, तो जो बीहर यानी हम लोग डाकू को देखते थे पहले के पुराने फिल्मों में, वो सब कहाँ तो है चंबल के बीहर में ही रहते थे। रामगंगा यह नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग से इसका उद्गम स्थान है और कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है और खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। शारदा यानी कि काली गंगा कुमायूं हिमालय का मिलाम हिम नदी इसका उद्गम स्रोत है और बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में अपना जल गिराती है। इसकी सहायक नदियां हैं शर्मा, लिसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा या चौकिया। और नदी में और देखिए घाघरा या करनाली या कौरी याला, ये सब एक ही नाम है। इसका नाम कर्णफूला भी है। नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मपसातुंग हिमानी से इसका उद्गम स्थान है। सारण तथा बलिया जिले के समीप पर यह गंगा नदी में मिल जाती है। शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे खड्ड का निर्माण करती है। चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। गंडक तो नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी भाग में नारायणी नाम से जानी जाती है और इसमें यह पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है, जो भारत में बहुत कम है। सहायक नदियाँ काली गंडक, त्रिशूली गंगा, इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को ही शालिग्राम कहा जाता है। कोसी यह गोसाई स्थान छोटी के उत्तर में, यह गोसाई स्थान के चोटी है जो नेपाल में, उसके उत्तर से इसका उद्गम स्थान है और कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी मुख्य धारा अरुण तिब्बत में पंगजू के नाम से जानी जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं यारू, सुन कोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भोट कोसी, तांबा कोसी आदि। और आगे बेतवा या वेत्रवती तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम स्थान है और हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। ऊपरी मार्ग में यह कई झरनों का निर्माण करते, कौन तो बेतवा। सोन अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान है। कहाँ से, तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ और पटना के समीप गंगा में यह मिल जाती है और नर्मदा के समीप ही यानी उद्गम स्थान किसका, तो सोन का। और ब्रह्मपुत्र यानी तिब्बत में साम्बू और असम में दिहांग नाम से जाने जाने वाली ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमायुंगडुंग हिमानी से इसका उद्गम स्रोत है और यह भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। प्रमुख सहायक नदियाँ इसका दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, पुथुमारी, धनसिरी, पगलादिया, तीस्ता आदि नदियाँ। नर्मदा यह विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से इसका उद्गम स्थान है और इसकी लंबाई तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण यह करता है और डेल्टा के बजाय यह एस्चुरी बनाती है। ताप्ती तो बैतूल जिले में के मुल्ताई नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम है और यह नर्मदा के ही समानांतर चलती है और यह भी पश्चिम वाहिनी नदी है। सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। यह भी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है और पूर्णा प्रमुख इसकी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी कौन प्रमुख है, पूर्णा। महानदी यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से इसका उद्गम स्थान है और बंगाल की खाड़ी यानी कटक के समीप अपना जल समुद्र में गिरा देती है और ब्राह्मणी, बैतरनी इसकी सहायक नदियां हैं। आगे देखिए शिप्रा, यह छिपरा इंदौर जिले की काकड़ी बरडी नामक पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान है और यह चंबल नदी में अपना जल
विसर्जित करती है। इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर, जहाँ प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। माही, यह धार जिला यानी मध्य प्रदेश के अमझौरा में मेहद झील से इसका उद्गम होता है और यह खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इस पर बजाज सागर बांध बनाया गया है। कौन नाम है इसका? बजाज सागर बांध है। लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ यानी अरावली पर्वत से इसका उद्गम स्थल है और कच्छ के रण में यह विलुप्त हो जाती है। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, यानी कि इसका जल समुद्र में नहीं गया, यह अंदर ही स्थल में ही विलुप्त हो जाता है। जोवाई, सुकरी एवं जुजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे देखिए, सोम, यह उदयपुर जिले के बीछा मेरा नामक स्थान से इसका उद्गम स्थान है और वैनेश्वर के समीप माही नदी में यह विलीन हो जाती है। जोखम, गोमती, सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। साबरमती, तो इसका उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील से इसका उद्गम स्थान है और यह खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अहमदाबाद साबर नदी के किनारे ही स्थित है। बनास अर्थात वन की आशा, तो यह खमनोर की पहाड़ी यानी राजसमंद जिला राजस्थान से इसका उद्गम स्थान है और यह चंबल यानी रामेश्वरम के निकट क्या नाम है, चंबल में अपना जल गिरा देती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। इसकी सहायक नदियों में बेरज, कोठारी, मानसी खाड़ी, मोरल आदि इत्यादि। नदी में बाणगंगा, तो यह बैराठ की पहाड़ी जयपुर से इसका उद्गम स्थान है और यह यमुना में फतेहाबाद आगरा के समीप सबमर्ज होता है। इस पर जमवारामगढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। कृष्णा महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी से इसका क्या है, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो महाबलेश्वर से कौन नदी निकलती है, तो कृष्णा, और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा आदि। और गोदावरी, तो नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर कहेंगे उसको, या त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसे ब्रिज गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवदा, वर्धा आदि। और दूसरा नदी है महत्वपूर्ण कावेरी। यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी, इसका ऊंचाई है समुद्र तल से 1341 मीटर से उद्गम स्रोत है और यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। तीसरा नदी तुंगभद्रा, यह कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम है और दोनों को मिलने से तुंगभद्रा नदी बनती है और यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में कुमुदवती, वर्धा, मगाड़ी तथा हिंद आदि है। पेन्नार, तो नंदी दुर्ग श्रेणी की चेन्ना के सावा पहाड़ी यानी कर्नाटक से इसका उद्गम स्रोत है और यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और इसकी सहायक नदियां हैं पापहनी, चित्रावती। और दक्षिणी टोंस, तो कैमूर पहाड़ियों में स्थित क्या नाम है, तो तमसा कुंड जलाशय से क्या निकलता है, दक्षिणी टोंस, और सिरसा के समीप गंगा में अपना जल गिरा देती है। इस पर बिहार प्रपात स्थित है। पेरियार, यह पेरियार झील से निकलती है और यह केरल में ही प्रवाहित होती है और यह भी पश्चिमी वाही नदी है, यानी अपना जल और सागर में गिराएगी। उमियम, यह क्या है, यह उमियम झील मेघालय से निकलती है, यह एक छोटी नदी है, बस इतना याद कीजिए। हुगली, यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया के यानी पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है और यह बंगाल के खाड़ी में मेघना नाम से अपना जल विसर्जित करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी में क्या है, तो जलांगी है और हुगली में ही दामोदर नदी भी मिल जाती है। फिर है बैगई, तो यह कड्डन मनिक्यूर पश्चिमी घाट में मदुरै के समीप से इसका उद्गम स्थान है और यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है।
कुमम, वर्षानाड, सिरिलियार, तेबियार, बराह तथा मंगलार आदि इसकी प्रमुख नदियां हैं। नदी लंबाई तो नहीं दिया है इसमें, हम लोग आगे पढ़ेंगे स्पेशल तो वह सब देख लेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा भारत के प्रमुख झील के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? तो चिल्का झील, जो कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। यह नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील का दाया तथा भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। कौन कौन नदी? दाया तथा भार्गवी नदी से। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर से 20 किलोमीटर है और गहराई 2 मीटर है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है, जो राजस्थान में है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है, और यह तुलबुल परियोजना इसी क्षेत्र पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद नदी पर बना है, रिहंद पर है। और कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बालसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? पलाया। और इसमें वर्षा का पानी जमा होता है, परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। और अधिक नमक वाली पलाया को सैलिनास कहते हैं। पलाया को अरब रेगिस्तान में खबरी तथा ममलाहा तथा सहारा में सिट कहते हैं। और पलाया भारत में कहाँ मिलता है? तो यह राजस्थान में। सांभर व डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर गहरे पानी की झीलें हैं, जो गहरे पानी में कैसा है? तो खारे पानी की। और सांभर झील बालसन का उदाहरण है, तो वहीं डिडवाना झील पलाया का उदाहरण है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। याद कर लीजिए, क्यों? क्योंकि इस पर उसके पानी का कलर ही बदल गया था। उकाई, यह ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। कौन है? उकाई। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर, जो राजस्थान में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं, ये सब मानव निर्मित है। नागार्जुन सागर नालगोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर। निजाम सागर, तो नागार्जुन सागर दोनों यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर, कृष्णा नदी पर। निजाम सागर तेलंगाना में मंजरा नदी पर, एवं तुंगभद्रा कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। लोकटक झील मणिपुर यानी पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल लामझाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। कौन? तो हुसैन सागर। पश्चिम तट पर स्थित वेम्बनाड झील एक लैगून झील है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप है, जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती है। और भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर ही अवस्थित है। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। बैरियर टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, और वहाँ से क्या होता है तो जानते ही हैं, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत औरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। बकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश के नालौर जिला वाले हिस्सों में 1976 ईस्वी में तथा तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिला वाले हिस्से में 1980 ईस्वी में एक पक्षी अभयारण्य भी स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्ट याद कर लेते हैं जिसमें झील है उससे संबंधित राज्य है। जैसे डल झील, तो कहाँ? जम्मू कश्मीर। वुलर झील जम्मू कश्मीर। वेरिनाग झील जम्मू कश्मीर। मानसबल झील, यह भी जम्मू कश्मीर में है। फिर राजसमंद, पिछौरा, सांभर, ये सभी कहाँ है? तो राजस्थान में। और सातताल, नैनीताल उत्तराखंड में स्थित झीलें हैं। राकसताल, मालाताल, ये दोनों भी उत्तराखंड में हैं। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में। पुलिकट तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में है। लोकटक मणिपुर में है।
नागिन झील जम्मू कश्मीर में, शेषनाग जम्मू कश्मीर, अनंतनाग जम्मू कश्मीर, लुकनसर झील यह राजस्थान की प्रमुख झील है, जयसमंद, फतेह सागर झील, डिडवाना झील ये सभी राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। देवताल झील उत्तराखंड में, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल ये उत्तराखंड में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश, चिल्का झील ओडिशा, लोनार झील महाराष्ट्र, वेमनाद केरल, अष्टमुडी केरल, पेरियार केरल। तो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अब हम लोग भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में एक नज़र देख लें। तो जलप्रपात सबसे नाम जोग या गरसोप्पा, यह शरावती नदी पर स्थित। कहाँ शरावती नदी कहाँ है? यह तो कर्नाटक में। इसका हाइट 225 मीटर। फिर येन्ना नदी, यह नर्मदा नदी पर है और इसका हाइट देखिए 256 मीटर। शिव समुद्रम, तो यह कावेरी नदी पर स्थित है। जलप्रपात गोकक, तो यह गोकक नदी 258 मीटर इसका हाइट है। पायकारा यह नीलगिरी क्षेत्र में है और इसका भी हाइट ज़्यादा है। चुलिया, तो यह चंबल नदी पर है और इसका हाइट 260 मीटर है। पुनासा यह चंबल नदी पर 261 मीटर। बिहार टोंस नदी पर यह 262 मीटर। धुआंधार यह नर्मदा नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात, तो यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसका हाइट सही नहीं दिया हुआ है, आगे बनाएंगे वीडियो जिसमें हाइट सही वाला लाएंगे। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? आज हम लोगों ने नदियों के बारे में, उसके उद्गम स्रोत और राज्य से संबंधित, झील के बारे में, झील और राज्यों के बारे में तथा कुछ जलप्रपातों के बारे में हम लोगों ने जाना। अगली बार मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।